नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज हम सभी वैदिक काल के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसे इंग्लिश में हम सभी वैदिक एज भी कहते हैं। उसके बारे में बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। आज वैदिक काल की शुरुआत हो रही है, आप सभी को पता है। आज आदित्य बैच की क्लास नंबर 12 है और आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में बेहतरीन तरीके से समझने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं वैदिक एज की, यानी कि वैदिक काल के बारे में हमें पढ़ना है। आपको पता ही होगा कि ये सारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है क्लास, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर मैं बात करूं वैदिक काल की, तो आप देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के अंत के बाद वैदिक काल की शुरुआत होती है। अगर हम बात करें कि वैदिक काल को कितने भागों में बांटा गया है, तो वैदिक काल नाम में ही इसके छिपा हुआ है वेद, यानी कि जिस काल में वेदों की रचना हुई ऐसा हम जान सकते हैं, उस काल को हम वैदिक काल कहते हैं। क्योंकि मैंने वेदों के बारे में आपको पढ़ा ही दिया है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद के बारे में मैंने आपको अच्छी तरीके से पढ़ा दिया है। तो आधा कॉन्सेप्ट तो आपका पहले ही क्लियर हो चुका है, इसलिए मैंने वेदों को पहले पढ़ा दिया। अब बात करेंगे हम वैदिक एज के बारे में, यानी कि वैदिक काल के बारे में। यहाँ पर आप देखेंगे कि वैदिक काल जो है, पहले हम बात कर लें कि ये कितने भागों में बांटा गया है। तो आप कहेंगे वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया है। एक तो कहा जाता है ऋग वैदिक काल। एक क्या कहा जाता है, तो आप कहेंगे एक कहा जाता है ऋग वैदिक काल और दूसरा कहा जाता है उत्तर वैदिक काल। दूसरा क्या कहा जाता है, तो उत्तर वैदिक काल। तो ये दो कालों में बांटा गया है ऋग वैदिक काल को। जो ऋग वैदिक काल है ये 1500 BC से, यानी कि 1500 ईसा पूर्व से 1500 बिफोर क्राइस्ट से 1000 बिफोर क्राइस्ट, यानी कि 1000 ईसा पूर्व तक चलता है। अगर हम बात करें उत्तर वैदिक काल की, तो आप कहेंगे ये 1000 BC से, यानी कि लगभग 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, यानी कि 600 BC तक चलता है। मैंने आपको बताया था BC में होता है बिफोर क्राइस्ट, यानी कि ईसा पूर्व। ईसा के जन्म से पूर्व का समय बिफोर क्राइस्ट कहलाता है, जिसे हम ईसा पूर्व कहते हैं। ये मैंने आपको बता ही दिया है पहले। तो वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया है। अगर हम इसके बारे में पढ़ेंगे तो इसे दो भागों में बांट कर पढ़ेंगे। पहले ऋग वैदिक काल के बारे में पढ़ेंगे, फिर उत्तर वैदिक काल के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन इन सभी बातों को जानने से पहले हमें यह भी जानना होगा कि आखिर इनको दो भागों में क्यों बांटा गया है। तो आप कहेंगे जो ऋग वैदिक काल था, इसे दो भागों में इसलिए बांटा गया क्योंकि क्या हुआ कि ऋग वैदिक काल चल रहा था। लेकिन क्या होता है कि 1000 BC में लोहे की खोज हो जाती है, यानी कि लोहे के साक्ष्य मिल जाते हैं। यानी कि जो हमें लोहे के साक्ष्य प्राप्त हुए वो 1000 BC के साक्ष्य हैं, ऐसा हमें पता चला है। क्योंकि जो पुरातत्वविद होते हैं वो ये भी बता देते हैं कि ये सामान कितना पुराना है और कब का होगा। तो अगर हम बात करें तो जो उत्तर वैदिक काल का निर्धारण इसलिए होता है क्योंकि आप कहेंगे कि 1000 ईसा पूर्व में 1000 ईसा पूर्व में क्या हुआ, तो आप कहेंगे 1000 ईसा पूर्व में 1000 ईसा पूर्व में उत्तर प्रदेश के एटा जनपद में, यूपी के एटा जनपद में अतरंजी खेड़ा नामक स्थान पर, अतरंजी खेड़ा नामक स्थान पर सर्वप्रथम लोहे के साक्ष्य मिले। लोहे के साक्ष्य मिले, जैसे हम आयरन भी कहते हैं। तो लोहे के साक्ष्य सर्वप्रथम कहाँ मिले थे, तो आप कहेंगे कि 1000 ईसा पूर्व के लोहे के साक्ष्य उत्तर प्रदेश के एटा जनपद के अतरंजी खेड़ा नामक स्थान से मिले थे। इससे पहले क्या था कि इससे पहले लोहे के साक्ष्य नहीं प्राप्त थे। यानी कि कहने का मतलब ये है कि ऋग्वैदिक काल जो उत्तर वैदिक काल की शुरुआत मानी जाती है 1000 BC, इसके पहले वाले समय में जो मानव थे उन्हें लोहे धातु का ज्ञान नहीं था, जो आयरन होता है उनका ज्ञान नहीं था। वो सिर्फ तांबे के बारे में जानते थे, कांसे के बारे में जानते थे। और लोहे की खोज से एक नई क्रांति आई, क्योंकि आप देखेंगे और इसी के कारण जनपदों का भी उदय हुआ। क्यों हुआ, क्योंकि आप देखेंगे जो युद्ध होता है, युद्ध करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण धातु कौन सी है, तो आप कहेंगे अगर युद्ध हो रहा है तो युद्ध में तलवार लगेगी। जी हाँ, तलवार लगेगी।
आप कहेंगे युद्धों में भालों का काम होता है, हाँ। आप कहेंगे कवच का काम होता है, जी हाँ बिल्कुल। इन सभी चीज़ों का काम होता है और ये सारी चीज़ें किससे बनती हैं, तो आप कहेंगे लोहा से बनती हैं, क्योंकि ये सबसे मजबूत धातु है जिससे युद्ध किया जाता है। तांबे उतने मजबूत नहीं होते थे, ना कांच से उतना मजबूत होता था जिससे युद्ध किया जा सके। तो इसके पहले के जो औजार थे उसमें तांबों का उपयोग होता था, लेकिन जब उत्तर वैदिक काल की शुरुआत हुई तो ये एक क्रांति है, इसीलिए डिवाइड कर दिया गया दो भागों में। लोहे के पहले के समय को ऋग्वैदिक काल में रख दिया गया, और जब 1000 BC में लोहे के साक्ष्य मिल गए तो क्या हुआ कि यहाँ से उत्तर वैदिक काल की शुरुआत मानी गई। तो ये तो आप समझ गए होंगे कि आखिर इनको क्यों विभाजित किया गया है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब हम बात करेंगे, अब हमें इनके दोनों के बारे में पढ़ने के लिए कि ऋग्वैदिक काल क्या है, उत्तर वैदिक काल क्या है, इसका सामाजिक जीवन कैसा था, इस समय की धर्म व्यवस्था कैसी थी, जाति व्यवस्था कैसी थी, आर्थिक जीवन कैसा था, इन सब के बारे में जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि वैदिक काल जो है, वैदिक सभ्यता जो है, इसके निर्माता कौन है। तो इससे आप नोट करिए और हम शुरुआत करते हैं एक बेहतरीन से टॉपिक की। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर हम इसे मैं इरेज करता हूँ और आगे की चीज़ों के बारे में अब हम बात करते हैं। बेहतर तरीके से मैं आपको सारी चीज़ें बताते हुए चल रहा हूँ और आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। पूरी वीडियोस देखिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी। ओके, तो चलिए मैं इसे इरेज करता हूँ फटाफट। और आप चाहें तो हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको नोट्स, PDF और क्विज मिल जाते हैं। वीडियो की नोटिफिकेशन भी वहाँ पर भेज दी जाती है लिंक सहित, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब हम बात करें कि आखिर जो वैदिक काल है इसमें क्या हुआ कि वैदिक काल में वैदिक सभ्यता का निर्माण हुआ। तो अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि वैदिक सभ्यता के निर्माता कौन है, आप कहेंगे कि वैदिक सभ्यता के निर्माता कौन है। आपसे कोई पूछे, परीक्षा में पूछा जाए कि वैदिक सभ्यता के निर्माता कौन है, तो आप कहेंगे वैदिक सभ्यता के निर्माता, वैदिक सभ्यता के निर्माता आर्य हैं। कौन है, तो आप कहेंगे आर्य हैं। आपसे कभी भी पूछा जाए कि वैदिक सभ्यता के निर्माता कौन है, तो आप कहेंगे वैदिक सभ्यता का निर्माता आर्य को कहा गया है। अब ये आर्य कौन थे, तो आर्य खुद को श्रेष्ठ मानते थे, खुद को कुलीन मानते थे और खुद को उत्तम मानते थे। अगर परीक्षा में कई बार पूछा गया है कि आर्य का शाब्दिक अर्थ क्या है, जो आर्य शब्द है इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, आर्य शब्द का अर्थ क्या है, परीक्षा में कई बार पूछा गया है। तो आप कहेंगे जो आर्य शब्द है इसका अर्थ है श्रेष्ठ, उत्तम तथा कुलीन। यानी कि ये आर्य का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है, जो श्रेष्ठ है, सबसे श्रेष्ठ है उसे आर्य कहते हैं, जो उत्तम है सब में उसे आर्य कहते हैं, और जो कुलीन है, कुलीन कहने का मतलब जो अमीर है वो आर्य है, जो धनवान है वो कौन है, आर्य है। तो आर्य का ये 3 अर्थ होता है कि श्रेष्ठ, उत्तम, कुलीन। और परीक्षा में इनमें से कोई एक ऑप्शन दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि आर्य का शाब्दिक अर्थ क्या है। अच्छा, अगर हम बात करें तो आर्य जो थे वो कहीं बाहर से आए थे, वो यहाँ पर रहते नहीं थे, वो बाहर से आए थे और यहाँ पर इन्होंने वैदिक सभ्यता का निर्माण किया था और वैदिक सभ्यता के निर्माता वो कहे गए। अच्छा, वो अपने आप को श्रेष्ठ क्यों समझते थे, उसका भी एक कारण था कि जो आर्य थे उन्हें संस्कृत भाषा का ज्ञान था। आर्य जो थे, आप कहेंगे ये अपने आप को श्रेष्ठ क्यों समझते थे या इन्हें श्रेष्ठ क्यों माना गया, तो आप कहेंगे जो ये आर्य हैं इन्हें क्या था, इन्हें संस्कृत भाषा का ज्ञान था। किस भाषा का ज्ञान था, संस्कृत भाषा, संस्कृत भाषा का ज्ञान था। जब इन्हें संस्कृत भाषा का ज्ञान था, और क्योंकि जो संस्कृत भाषा थी ये क्या थी, ये देववाणी थी, यानी देवताओं की भाषा थी, देवताओं की भाषा थी। जो संस्कृत थी वो देवताओं की भाषा थी, और देवता उत्तम तो होते ही हैं, श्रेष्ठ होते हैं सबसे। अब क्योंकि पृथ्वी पर आर्यों को भी देवताओं की भाषा पता थी, इसी के कारण वो अपने आप को क्या कहते थे, वो श्रेष्ठ कहते थे। वो अपने आप को क्या कहते थे, तो आप कहेंगे वो अपने आप को श्रेष्ठ कहते थे और आर्य कहते थे। अच्छा, परीक्षा में ये भी पूछा जाता है कि आर्य के बारे में पूछ लेगा कि उन्हें किस भाषा का ज्ञान था, लेकिन एक चीज़ और पूछा जाता है कि अनार्य क्या होते हैं, अनार्य क्या होते हैं।
जैसे आर्य तो मैंने बता दिया, लेकिन अगर पूछ लिया जाए कि अनार्य क्या है तो आप क्या कहेंगे? तो जो भारत के उस समय के मूल निवासी थे, जो भारत में रहते थे, उन्हें आर्यों ने क्या कहा? अनार्य कहा। अनार्य कहने का मतलब क्या है कि वह जो आर्य नहीं है उन्हें अनार्य कहा गया। आप जानते हैं कि जब आप हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे तो जब आ लग जाता है तो उसका मतलब उल्टा हो जाता है। जैसे सत्य है, फिर आ लगा दिया उसके आगे तो असत्य हो गया। उसी तरीके से आर्य है और यहाँ पर अनार्य लगा दिया गया, यानी कि अन प्रत्यय लगा दिया गया और इससे ये अनार्य हो गया। आप जब पढ़ेंगे, सॉरी, उपसर्ग लगा दिया गया, अन उपसर्ग लगा दिया गया, जिससे ये अनार्य हो गया। और अगर हम बात करें अनार्य का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो वह जो आर्य नहीं है, कहने का मतलब जिन्हें संस्कृत भाषा का ज्ञान नहीं है वह अनार्य कहलाए। आप लिखेंगे कि अनार्य कौन थे, तो आप कहेंगे जिन्हें संस्कृत भाषा का ज्ञान नहीं था। संस्कृत भाषा का ज्ञान नहीं था, वो क्या कहलाए? तो वो अनार्य कहलाए। और इनमें मेनली जो थे वो क्या थे, तो आप कहेंगे भारत के मूल निवासी। भारत में आप कहेंगे भारत के मूल निवासी उस समय जो थे, उस समय के भारत के मूल निवासी के मूल निवासी। तो मैंने आपको बताया कि आर्य शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ, उत्तम, कुलीन, और वैदिक सभ्यता के निर्माता आर्य थे। ये सारी चीज़ें आई होप आपको यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर होंगी। अब इसके बाद अगर हम बात करें कि जो आर्य थे वो यहाँ के मूल निवासी नहीं थे, यानी कि अगर भारत में आए तो भारत के मूल निवासी नहीं थे, तो कहाँ के थे भैया? तो ये कहीं बाहर से आए थे। और परीक्षा में ये वाला प्रश्न ज़्यादा पूछा जाता है कि आर्य भारत में कहाँ से आए थे, और इस टॉपिक पर बहुत सारे विवाद हैं। तो आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम बात करते हैं इसे इरेज कर क्योंकि उसमें स्पेस ज़्यादा लगेगा तो उसके बारे में। ओके, तो नोट कर लीजिए। चलिए अब हम बात करते हैं आगे की चीज़ों के बारे में कि आर्य कहाँ से आए थे। ये प्रश्न पूछा जाता है, तो इसे आप नोट कर लीजिए। चलिए मैं इरेज कर देता हूँ फटाफट से। जल्द ही मैं आपके लिए एक दिन में 2 क्लासेस भी लाने वाला हूं, क्योंकि सिलेबस जल्दी कंप्लीट कराना है। एग्ज़ाम्स नज़दीक आ रहे हैं तो कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस आपका एमटीएस एग्ज़ाम के पहले मैं कवर करा दूं। ओके, अब चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, जो है आर्य कहाँ से आए। आखिर आर्य जो थे वो कहाँ से आए थे? इनसे परीक्षा में प्रश्न भी बनता है, तो हमें जानना होगा कि आर्य कहाँ से आए। आर्य कहाँ से आए, हेडिंग डाल लीजिए। तो आर्य कहाँ से आए, इस पर इतिहासकारों के बहुत सारे मत हैं। कोई इतिहासकार कहता है कि तिब्बत से आए, कोई कहता है कहाँ से आए, जर्मनी से आए, कोई कहता है कि मध्य एशिया से आए, यानी कि बहुत सारे मत हैं। और सबके बारे में हमें क्या करना है, जानना है कि आखिर आर्य कहाँ से आए। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं नोट करने की। तो अगर हम बात करें तो आप देखेंगे, अगर हम पहली बात करूं तो तिब्बत, एक महान इतिहासकार हैं, उन्होंने कहा कि आर्य जो थे वो तिब्बत से आए थे। अब आर्य तिब्बत से आए थे, ये बात किसने कही, तो आप कहेंगे कि दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती ने अपनी पुस्तक, दयानंद सरस्वती ने अपनी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में कहा। इनकी एक पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश, सत्यार्थ प्रकाश, इसे याद रखिएगा। तो ये जो सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक है, इसमें दयानंद सरस्वती ने लिखा कि जो आर्य थे वो कहाँ से आए थे, तो वो तिब्बत से आए थे। इनका मानना था कि आर्य तिब्बत से आए थे। और इनकी पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश। और परीक्षा में इससे प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है, तो आपको याद रखना चाहिए कि दयानंद सरस्वती। एक सवाल और बनता है कि आर्य समाज के जनक कौन कहे जाते हैं, तो वो हैं दयानंद सरस्वती। मैं जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो भी लिखाते हुए चलूँगा कि आपको याद रहें। तो ये आर्य समाज के जनक कहे जाते हैं, आर्य समाज के जनक कहे जाते हैं। ये बातें आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद मैं बात करूँ तो उत्तरी ध्रुव, बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि उत्तरी ध्रुव
से आर्य आए थे। आर्य कहाँ से आए थे? तो उत्तरी ध्रुव से आए थे। बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी भी थे, उन्होंने स्वतंत्रता, भारत को स्वतंत्रता दिलाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो उन्होंने अपनी पुस्तक में कहा कि जो आर्य थे वो उत्तरी ध्रुव से आए थे। ऐसे ही बहुत सारे मत हैं कि आर्य कहाँ से आए थे। तो दयानंद सरस्वती ने कहा कि तिब्बत से आए थे। बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि उत्तरी ध्रुव से आए थे। अच्छा, परीक्षा में प्रश्न कहाँ से बनता है? तो आपसे पूछ लेगा कि आर्य उत्तरी ध्रुव से आए थे, किस पुस्तक में कहा गया है? तो बाल गंगाधर तिलक की ही एक पुस्तक है, इनकी एक पुस्तक है जिसका नाम है, आप लिखेंगे द आर्कटिक होम ऑफ द आर्यंस, द आर्कटिक होम ऑफ द आर्यंस। तो ये जो द आर्कटिक होम ऑफ द आर्यंस पुस्तक है, इसके जनक या आप कह सकते हैं इसके रचयिता कौन है? तो वो बाल गंगाधर तिलक जी हैं। और इन्होंने ही बताया कि आर्य जो थे वो आर्कटिक महाद्वीप से आए थे, और जिसे हम उत्तरी ध्रुव भी कहते हैं। और ये पुस्तक है द आर्कटिक होम ऑफ द आर्यंस। एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, सीपीयू में कई बार पूछा जा चुका है और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसके बाद मैं बात करूं तो एक और प्रदेश है ब्रह्मर्षि देश। क्या है? तो आप कहेंगे ब्रह्मर्षि देश। अभी भैया ब्रह्मर्षि देश क्या है? तो जो गंगा यमुना दोआब का क्षेत्र है, इसे ब्रह्मर्षि देश कहा गया है। वैदिक कालीन पुस्तकों में जो ग्रंथ है उसमें जो गंगा यमुना दोआब का क्षेत्र है उसे हम ब्रह्मर्षि देश कहते हैं। यानी कि ब्रह्मर्षि देश अगर मैं बात करूं तो गंगा यमुना दोआब का क्षेत्र, गंगा तथा यमुना दोआब का क्षेत्र, दोआब का क्षेत्र। अच्छा, गंगा यमुना दोआब का क्षेत्र क्या है? तो आप कहेंगे वही जो यूपी बिहार का क्षेत्र है। यूपी बिहार का जो क्षेत्र है जहाँ पर सबसे ज़्यादा उपजाऊ भूमि पाई जाती है उसे हम गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र कहते हैं। सबसे ज़्यादा उत्पादन यहीं पर होता है, भूमि यहाँ की बहुत ज़्यादा उपजाऊ है। तो आर्य ब्रह्मर्षि देश से आए थे, ये कथन किसका है? तो ये है गंगानाथ झा का। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन लिख लीजिए, क्योंकि परीक्षा में कभी कभी पूछ सकता है, कुछ पता नहीं है क्या पूछ ले, इसलिए मैं कोई चीज़ छोड़ने वाला नहीं हूँ। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन मैं बता दूंगा कि आपको आइडिया रहे, तभी तो आप सबसे आगे रहेंगे। तो गंगानाथ झा ने ब्रह्मर्षि देश बताया था आर्यों का मूल निवास स्थान। इतनी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। मैं इसे इरेज कर देता हूँ, जगह कम बची है, और फिर हम आगे की चीज़ों के बारे में बात करते हैं। आगे की चीज़ों के बारे में अब हम बात करेंगे। तो ये तीन चीज़ें तो मैंने बता दी। और भी कई क्षेत्र थे जिन्हें अलग अलग इतिहासकारों ने कहा कि आर्य यहाँ से आए थे, यहाँ से आए थे। हमें जानना चाहिए सबको, लेकिन मेन एक है जिसे आपको हमेशा याद रखना है। अब मेन दो तो मैंने बता ही दिए, जो बाल गंगाधर तिलक का कथन है और जो दयानंद सरस्वती का कथन है, इन्हें याद रखना जरूर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, और उनकी पुस्तक का भी नाम याद रखना, मैं बता दिया करूँगा जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मैं बात करूँ तो एक डेन्यूब प्रदेश था, डेन्यूब प्रदेश, चौथा नंबर है, शायद नंबरिंग गलत हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं। तो डेन्यूब प्रदेश है। ये डेन्यूब प्रदेश कहाँ है? तो आप कहेंगे ये डेन्यूब प्रदेश यूरोप में स्थित है। यूरोप में डेन्यूब नदी में स्थित है, यानी कि डेन्यूब नदी के किनारे स्थित है, यूरोप महाद्वीप में। और आर्यों का मूल स्थान बताया पीगाइल्स महोदय ने कि आर्य डेन्यूब प्रदेश से आए थे। तो ये लिख लीजिएगा कि पीगाइल्स महोदय ने क्या कहा? पीगाइल्स महोदय ने कहा कि आर्य डेन्यूब प्रदेश से आए थे। इसके अतिरिक्त मैं बात करूं तो पेनका तथा हर्ट महोदय ने बताया कि आर्य जर्मनी से आए थे। क्या बताया? तो पेनका तथा हर्ट महोदय ने क्या बताया कि आर्य जर्मनी से आए थे। ये सभी इतिहासकार हैं। इसमें पेनका तथा हर्ट आप देखेंगे तो ये आपस में पति पत्नी हैं। ओके, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद मैं बात करूं तो ये सारी चीज़ें हो गई, लेकिन जो सबसे ज़्यादा प्रामाणिक है, यानी कि जो अंतिम में अधिकतर इतिहासकार मानते हैं, वैसे तो बहुत मतभेद है, लेकिन जो अधिकतर बहुमत में इतिहासकार मानते हैं या जिससे सबसे ज़्यादा प्रामाणिक माना गया, वो है कि आर्य मध्य एशिया से आए थे, और यह कथन मैक्स मूलर का है। तो आप देखेंगे कि जो आर्य हैं ये कहाँ से आए थे, सबसे ज़्यादा प्रामाणिक कौन सा माना गया? तो आप कहेंगे मध्य एशिया।
आर्य कहाँ से आए, तो मध्य एशिया से आए। ये बात आपको ज़रूर याद होनी चाहिए। मध्य एशिया को कहीं कहीं हम बैक्ट्रिया प्रदेश भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बैक्ट्रिया प्रदेश भी कहते हैं। और इसके बारे में बताया मैक्स मूलर ने। आप लिखेंगे कि मैक्स मूलर ने कहा कि आर्य मध्य एशिया से भारत में आए। मध्य एशिया से भारत में आए, मैंने बताया कि ये सबसे ज़्यादा प्रामाणिक माना गया। सबसे ज़्यादा प्रामाणिक माना गया। तो इतनी चीज़ें आप नोट कर लीजिए। फिर हम बात करते हैं आगे की चीज़ों के बारे में। इसे इरेज करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए। जब भी मैं कहूँ कि नोट कर लो तो यानी कि स्क्रीनशॉट ले लो। नोट करने में तो टाइम लगेगा, या तो साथ में आप नोट करते हुए चलिए, तब तो जल्दी हो जाएगा, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए। तो चलिए मैं इसे इरेज करता हूँ। तो मैंने आपको बता दिया अंततः क्या हुआ कि सबसे ज़्यादा प्रामाणिक माना गया मैक्स मूलर का कथन, जो कि था कि आर्य मध्य एशिया से आए थे। अच्छा, ये मध्य एशिया कहाँ पर पड़ता है आप कहेंगे? तो मैं कहूँगा भैया मध्य एशिया जो है वो अफगानिस्तान, ईरान, इराक का क्षेत्र है। ये मध्य एशिया में आता है। मध्य एशिया यानी कि एशिया के मध्य में जो स्थित है वही है मध्य एशिया। तो इसमें कई देश आते हैं, जैसे अफगानिस्तान, ईरान, इराक का क्षेत्र आता है। तो मैंने आपको बताया कि सबसे प्रामाणिक कथन जो माना गया वो माना गया कि आर्य कहाँ से आए थे। तो आर्य आए थे, मैंने बताया आपको कि आर्य मध्य एशिया से आए थे। मध्य एशिया से आए थे। और आप कहेंगे मध्य एशिया किस क्षेत्र को कहेंगे? तो आप कहेंगे अफगानिस्तान, इराक, ईरान तथा इराक का क्षेत्र तो आर्य जो थे वो मध्य एशिया से आए थे। ये कथन बताया मैक्स मूलर ने। किसने बताया? तो आप कहेंगे मैक्स मूलर। और यह सबसे ज़्यादा प्रामाणिक माना गया। मैंने अभी आपको लिखाया भी है, लेकिन फिर से मैं लिखा रहा हूँ क्योंकि एक चीज़ आपको समझानी है। अच्छा, इसे सबसे ज़्यादा प्रामाणिक क्यों माना गया? आखिर और चीज़ों को और स्थानों को प्रामाणिक क्यों नहीं माना गया, इसी को क्यों प्रामाणिक माना गया? तो इसके पीछे कारण ये है कि एक अभिलेख प्राप्त हुआ था जिसे हम कहते हैं बोगस कोई अभिलेख, और उससे पता चलता है कि जो ये आर्य थे ये मध्य एशिया से आए थे। तो आप लिखेंगे कि किससे हमें पता चलता है कि आखिर आर्य मध्य एशिया से आए थे। तो आप लिखेंगे नोट कर कि ईरान से प्राप्त बोगस कोई अभिलेख। ईरान से प्राप्त कौन सा अभिलेख? तो आप कहेंगे बोगस कोई अभिलेख। से हमें यह पता चलता है कि आर्य मध्य एशिया से आए थे। ये अभिलेख कितना पुराना है? तो कहेंगे बहुत ज़्यादा पुराना है। लगभग 1400 BC का ये अभिलेख है। और इससे हमें पता चलता है कि आर्य जो थे वो ईरान से आए थे, या मध्य एशिया वाला जो क्षेत्र था वहाँ से आए थे, जिसमें ये तीनों कंट्रीज आ जाती हैं लगभग। तो यहाँ से आए थे आर्य। और इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? तो आप कहेंगे इसकी जानकारी बोजक कोई अभिलेख से मिलती है कि आर्य किस चीज़ की जानकारी? तो आप कहेंगे आर्य मध्य एशिया से आए। आर्य मध्य एशिया से आए। अब कैसे जाना गया कि आखिर आर्य मध्य एशिया से आए थे? क्योंकि और को जो जगह थी वहाँ से कोई ऐसा अभिलेख नहीं प्राप्त हुआ। और आप जानते हैं कि जो इतिहास है वो साक्ष्यों पर ज़्यादा विश्वास करता है।
तो और जो स्थान बताए गए इतिहासकारों के द्वारा वो उतने प्रमाणिक इसलिए नहीं हुए क्योंकि वहाँ से कोई ना अभिलेख प्राप्त हुआ, ना साक्ष्य प्राप्त हुआ जिससे हम कह सकें। लेकिन जो ईरान का क्षेत्र था यहाँ से हमें ये वाला अभिलेख प्राप्त हो गया, बोगश कोई अभिलेख। अच्छा, इसकी भाषा भी क्या है, इंडो ईरानी भाषा है। तो इससे पता चलता है कि ये भारत में जरूर आए होंगे। यहाँ की भाषा क्या है इस अभिलेख की, तो आप कहेंगे इस अभिलेख की भाषा है इंडो ईरानी भाषा। ये अभिलेख किस भाषा में लिखा गया है, तो आप कहेंगे यह अभिलेख, लिख लीजिएगा अच्छे से कि यह अभिलेख इंडो ईरानी भाषा में लिखा गया है। अच्छा, जो बोगश कोई अभिलेख है इसमें 4 देवी देवताओं का भी वर्णन मिलता है। बोगश कोई अभिलेख में, बोगश कोई अभिलेख में बोगश कोई अभिलेख में 4 ऋग्वेदिक देवी देवताओं का भी वर्णन मिलता है। 4 ऋग्वेदिक देवी देवताओं का भी वर्णन मिलता है, का भी वर्णन मिलता है। अब वो कौन कौन से देवी देवता थे, तो जो ये बोगश कोई अभिलेख है यहाँ से ऋग्वेद के कुछ प्रमुख 4 देवताओं का वर्णन मिलता है। तो इससे पक्का पता चल जाता है कि ये भारत जरूर आए थे और इसमें 4 भारतीय देवी देवताओं का वर्णन मिलता है। तो आप लिखेंगे कि जो बोगश कोई अभिलेख है इससे परीक्षा में पूछ भी सकता है कि किन देवी देवताओं का वर्णन मिला है, तो आप कहेंगे 4 देवी देवताओं का वर्णन मिला है। पहला हम बात करें तो इंद्र, दूसरा, तो ऐसे पता चलता है क्योंकि जो आर्य थे उन्होंने वही आकर यहाँ पर वेद के बारे में लिखे, वेदों के बारे में उन्होंने लिखा। तो जब वेदों में उन्होंने उन देवताओं का वर्णन किया और इससे पहले ईरान में इसके बारे में वर्णन मिल गया उस साक्ष्य से, तो इससे पता चल गया कि ये वही लोग थे जिन्होंने बोजक कोई अभिलेख लिखा था और फिर वहाँ से चलकर भारत में आ गए। तो ये बात थी, इससे सिद्ध होता है। तो आप कहेंगे कि पहला इंद्र हो गई, दूसरा नासत्य हो गई, तीसरा आप कहेंगे वरुण हो गए, वरुण देव, और चौथा आप कहेंगे तो मित्र। इन 4 देवताओं का वर्णन मिलता है बोगश कोई अभिलेख से। इसे नोट करिए या स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम बात करते हैं आगे की चीज़ों के बारे में। चलिए अब हम बात करते हैं आगे की चीज़ों के बारे में। फटाफट इसे इरेज कीजिए। आज आपका आधा मैं कंप्लीट कर दूंगा वैदिक काल और आधा बचेगा कल की वीडियो में पूरा कंप्लीट कराकर वैदिक काल एकदम द एंड कर देंगे हम सही बेहतर तरीके से। 1-2 क्लास और लगेगी वैदिक काल में और अच्छे तरीके से हम समझ लेंगे सारी चीज़ों के बारे में। चलिए अब हम बात करते हैं आगे की चीज़ों के बारे में। तो आर्य मध्य एशिया से भारत में आए, ये चीज़ें तो आप समझ गए, लेकिन आकर कहाँ बसे सर्वप्रथम, तो सर्वप्रथम मध्य एशिया से आकर वह सप्त सैंधव प्रदेश में बसे थे। तो आप लिखेंगे कि आर्य मध्य एशिया से आकर, आर्य मध्य एशिया से आकर, मध्य एशिया से आकर सप्त सैंधव प्रदेश में बस गए, प्रदेश में बस गए। तो आर्य जो थे वो मध्य एशिया से भारत में आए और सप्त सैंधव प्रदेश में बस गए। कहने का मतलब कि सप्त सैंधव प्रदेश किसे कहते हैं, तो जो 7 नदियों का प्रदेश है उसे सप्त सैंधव प्रदेश कहा गया। आप कहेंगे कौन सा ऐसा प्रदेश है, तो पंजाब, पाकिस्तान वर्तमान का, और हिमाचल प्रदेश, ये सारा जो इलाका है, थोड़ा सा राजस्थान को लेकर, ये सारे इलाके किस में आते हैं, तो सप्त सैंधव प्रदेश में आते हैं। तो आप कहेंगे पंजाब पाकिस्तान का मेनली जो इलाका है, वो वाला क्षेत्र जो है, वो उत्तरी पश्चिमी सीमा वाला जो क्षेत्र है वो सप्त सैंधव प्रदेश कहा गया। पंजाब में ही 5 नदियां हैं, तो वही वाला मेनली क्षेत्र था जहाँ आर्य सबसे पहले आकर बसे, क्योंकि एंट्री गेट भी वही है। मध्य एशिया से आप जब भारत की ओर आएंगे तो जो द्वार कहा जाता है भारत का, वो सिंध को कहा जाता है। जो सिंध क्षेत्र है उसे भारत का द्वार कहा जाता है। या आप कह सकते हैं कि जो पंजाब वाला क्षेत्र है वो भारत का द्वार है, पाकिस्तान से पंजाब से होते हुए
फिर आप देखेंगे आगे मैं आपको पढ़ाऊँगा जब सिकंदर के बारे में, तो सिकंदर भी राजा पोरस को पंजाब में ही पराजित करेगा, वहीं से एंट्री लेगा। तो उधर से ही सभी एंट्री करेंगे जितने भी आक्रांता आएंगे, तो वैसे ही आर्यों ने भी वहाँ से एंट्री ली। तो आर्य मध्य एशिया से आकर भारत में बस गए। अच्छा, एक ग्रंथ है जिसके बारे में जानकारी मिलती है और इससे भी पता चलता है कि आर्य मध्य एशिया के निवासी थे। आपसे परीक्षा में इससे प्रश्न पूछ लिया जाता है तो लिख लीजिएगा कि एक ईरानी ग्रंथ है जिसका नाम है जेद अवेस्ता इस ग्रंथ का नाम है। और ये क्या है, ये एकदम ऋग्वेद की तरह है, यानी कि ऋग्वेद की इतना प्राचीन है, ऋग्वेद के इतना पुराना है, ऋग्वेद के इतना पुराना है। और इस ग्रंथ में भी क्या है, वैदिक काल की कुछ जानकारी मिलती है या कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका उल्लेख ऋग्वेद में भी है और जेद अवेस्ता में भी है। और इसीलिए एकदम पक्का कंफर्म हो गया है कि जो आर्य थे वो ईरान से ही आए थे, यानी कि मध्य एशिया से आए थे। और क्योंकि जेद अवेस्ता ग्रंथ से ये पता चल जाता है, तो ये आप लिख लीजिएगा कि जो जेद अवेस्ता ग्रंथ है ये कौन सा ग्रंथ है, तो एक ईरानी ग्रंथ है जो ऋग्वेद से मेल खाता है। इसकी कुछ चीज़ें ऋग्वेद में उल्लेखित हैं, या आप कह सकते हैं कि ऋग्वेद की जो चीज़ें हैं उसमें से कुछ चीज़ें या कुछ देवी देवताओं का वर्णन जेद अवेस्ता में भी मिलता है और ये ऋग्वेद के इतना पुराना भी है। अच्छा, इसके बाद कई प्रश्न बनते हैं परीक्षा में कि उत्तर भारत का आर्यीकरण किसने किया। परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि उत्तर भारत का आर्यीकरण किसने किया। तो कभी भी ये वाला प्रश्न पूछा जाए, आर्यीकरण करने का मतलब कि आर्यों का विस्तार उत्तर भारत में किसने किया, यानी कि वो सप्त सैंधों में आकर बसे, लेकिन आर्यीकरण कहने का मतलब कि आगे विस्तार किसने किया। ऐसा माना जाता है कि आर्य जब भारत में आए थे तो यहाँ के जो निवासी थे वो उनको अनार्य कहते थे, यानी कि एकदम निम्न समझते थे, और उन्होंने यहाँ के लोगों को पहले समाप्त किया या यहाँ से भगाया, इस जमीन को पवित्र किया। आर्यों की भाषा में कहा जाए तो आर्यीकरण कहने का मतलब है कि धरा को पवित्र करना या जो अनार्य हैं उनको भगाना, क्योंकि वो अनार्य को दुष्ट मानते थे, उनसे हमेशा आर्यों अनार्यों में युद्ध भी हुआ करता था। तो उन्होंने अनार्यों को भगाया और उत्तर भारत का आर्यीकरण किया। तो अगर हम बात करें आर्यीकरण, कह सकते हैं कि आर्यों का विस्तार उत्तर भारत में किसने किया, तो उत्तर भारत का आर्यीकरण आप कहेंगे कि एक गौतम राहुगढ़ थे, उन्होंने किया था। और ये कौन थे, तो आप कहेंगे राजा विदेह के पुरोहित गौतम राहुगढ़ ने उत्तर भारत का आर्यीकरण किया। बहुत बार पूछा गया है परीक्षा में, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा कि उत्तर भारत का आर्यीकरण राजा विदेह के पुरोहित गौतम राहुगढ़ ने किया था। और आर्यीकरण करते समय क्या हुआ कि जो गौतम राहुगढ़ थे राजा विदेह के पुरोहित, वो क्या हुआ कि गंगा नदी को पार नहीं कर सके थे। ये क्या हुआ कि जब आर्यीकरण कह रहे थे तो उत्तर भारत में कर रहे थे आर्यीकरण, तो क्या हुआ कि उत्तर भारत में जो गंगा नदी है, गंगा नदी को पार नहीं कर पाए, गंगा नदी को पार नहीं कर पाए। और जो गंगा नदी है उसके पार क्या था, तो आप कहेंगे गंगा नदी के पार था पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र कहाँ था, तो गंगा नदी के पार था। तो कहने का मतलब कि जब उत्तर भारत का आर्यीकरण पुरोहित गौतम राहुगढ़ कर रहे थे, तो आर्यीकरण करते समय यानी कि स्वच्छ कर रहे थे, आर्यों को मतलब आर्यों के लिए निर्माण कर रहे थे क्षेत्र का। तो उस समय क्या हुआ, वेदों में इसका उल्लेख मिलता है कि जो गंगा नदी थी उसको गौतम राहुगढ़ जो पुरोहित थे वो पार नहीं कर पाए थे। और जो गंगा नदी थी उसके पार आप सभी जानते हैं कि पाटलिपुत्र है जो बिहार में स्थित है, जिसे वर्तमान में पटना कहते हैं। और इसी के कारण जो ये पाटलिपुत्र है इसे अछूतों की भूमि कहा गया है। क्या कहा गया है, तो आप कहेंगे कि पाटलिपुत्र को अछूतों की भूमि कहा गया है। ये मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूँ, जो उल्लेख मिला है, क्योंकि परीक्षा में इससे प्रश्न बनता है। तो आप कहेंगे जो पाटलिपुत्र है
इसे अछूतों की भूमि कहा गया है। किसमें कहा गया है? तो आप कहेंगे अथर्ववेद में। अथर्ववेद में पाटलिपुत्र को अछूतों की भूमि कहा गया है, क्योंकि इसका आर्यीकरण नहीं हो पाया था, वो गंगा नदी को पार नहीं कर पाए थे। इसके बाद अगर हम बात करें, एक प्रश्न और बनता है कि दक्षिण भारत का आर्यीकरण किसने किया? दक्षिण भारत का आर्यीकरण किसने किया? तो आप कहेंगे दक्षिण भारत का आर्यीकरण किया था ऋषि अगस्त्य ने। ऋषि अगस्त्य ने क्या किया था? तो दक्षिण भारत का आर्यीकरण किया था। ये जो दोनों प्रश्न हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इन्हें आप ध्यान रखिएगा। और चलिए मैं बात कर लेता हूँ कुछ दर्शन ग्रंथों के बारे में, और फिर इस वीडियो को अंत करते हैं। 2 मिनट और लगेंगे, मैं दर्शन ग्रंथों के बारे में भी आपको बता देता हूँ। तो नोट कर लीजिए फटाफट, और फिर हम बात करते हैं दर्शन ग्रंथ। कुछ प्रमुख दर्शन ग्रंथ हैं, भारतीय दर्शन के कुछ ग्रंथ हैं, उन्हें आप ध्यान रखिए। तो चलिए मैं बात करता हूं कि भारतीय दर्शन के कुछ ग्रंथ हैं, आप कह सकते हैं भारतीय दर्शन के जो प्रमुख जनक हैं वो कौन कौन हैं। तो आप हेडिंग डालिए भारतीय दर्शन, कुछ प्रश्न इससे बन जाते हैं परीक्षा में, तो नोट कर लीजिए भारतीय दर्शन, हेडिंग डालिए। अच्छा, तो जो भारतीय दर्शन में पहला है सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन, ये पुस्तक की रचयिता कौन है और सांख्य दर्शन के जनक किन्हें माना जाता है? ये प्रश्न बन सकता है कि सांख्य दर्शन पुस्तक के लेखक कौन है, ये भी पूछ सकता है। या आपसे पूछ लेगा कि सांख्य दर्शन के जनक कौन है। तो आपसे कभी भी पूछा जाए कि सांख्य दर्शन के जनक कौन है, तो आप कहेंगे कपिल मुनि सांख्य दर्शन के जनक हैं। इसके बाद मैं बात करूं दूसरा, न्याय दर्शन। न्याय दर्शन कभी भी आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे गौतम ऋषि न्याय दर्शन के जनक कहे गए। फिर आप कहेंगे वैशेषिक दर्शन के जनक कौन है? वैशेषिक दर्शन, या आप कह सकते हैं कि वैशेषिक दर्शन पर पुस्तक किसने लिखी? ये पुस्तक किसने लिखी? दर्शन में से होता है जो हम कहते हैं ना, ये फिलॉसफी, दर्शन शास्त्र जिसे कहते हैं, वही है ये। तो जो वैशेषिक दर्शन है इसके जनक माने जाते हैं कौन? तो आप कहेंगे ऋषि कणाद, जिन्हें परमाणु और अणु के बारे में पहले बताया था इन्होंने। इसके बाद अगर हम बात करें तो एक है आपका योग दर्शन। इस पुस्तक के लेखक है पतंजलि, और योग दर्शन के जनक भी कहे जाते हैं महर्षि पतंजलि। तो ये प्रमुख चीजें थी कि सांख्य दर्शन के जो पुस्तक है उसके रचयिता कौन है? कपिल मुनि ही है, और इसके जनक माने जाते हैं न्याय दर्शन के जनक गौतम ऋषि, वैशेषिक दर्शन के ऋषि कणाद, और योग दर्शन के महर्षि पतंजलि। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा।